जिस सोलर सिस्टम के बारे में टीवी पर देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, वो 4.3 बिलियन ईयर्स पहले सिर्फ एक क्लाउड था। ऐसा क्लाउड जिसमें डस्ट पार्टिकल्स और कई तरह की गैसेस थी। ऐसे क्लाउड को नेबुला कहा जाता है। जिस थ्योरी की हम बात कर रहे हैं उसे नेबुलर हाइपोथेसिस कहा गया है, जिसे इमैनुअल कांत ने 1755 में पब्लिश किया था। पियरी लाप्लेस ने इसे और डेवलप किया। और हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि कोई ऐसी बात या आइडिया जो किसी चीज या इवेंट के होने के पीछे के रीजन को एक्सप्लेन तो करता है, लेकिन अब तक उसे प्रूव नहीं किया गया। इमैनुअल की कही गई बातें भी कुछ ऐसी ही थी, जो सोलर सिस्टम कैसे बने इस बात को एक्सप्लेन तो करती हैं, लेकिन इस बात का कोई एविडेंस नहीं है। नेबुलर हाइपोथेसिस में जिस क्लाउड की बात की गई है उसे सोलर नेबुला कहा जाता है। इस हाइपोथेसिस में बताया गया कि डस्ट और गैसेस से बना ये क्लाउड काफी छोटा लेकिन डेंस था, यानी एक छोटी सी जगह में ढेर सारे पार्टिकल्स आपस में सिमटे हुए थे। ये पार्टिकल्स आपस में ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से अट्रैक्ट थे। इस क्लाउड के सेंटर को आप एक ब्लैक होल की तरह समझ सकते हैं, जिसमें सारे मैटर और पार्टिकल्स इस तरह अट्रैक्ट होते हैं कि उन्हें उनसे अलग करना इम्पॉसिबल था। ये क्लाउड बिल्कुल एक बॉल की तरह था, जिसने आसपास के सभी मैटर, डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस को खुद में समेट रखा था। इसके सेंटर में प्रेशर काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करने के लिए मजबूर थे। अगर आपने कभी न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में पढ़ा हो तो उसमें दो तरह की रिएक्शन होती हैं, एक न्यूक्लियर फिजन और दूसरी न्यूक्लियर फ्यूजन। इन दोनों ही रिएक्शन से इतनी ज्यादा हीट और एनर्जी रिलीज होती है कि ये एक बड़े एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब भी इसी तरह बनाए जाते हैं। जब सोलर नेबुला के सेंटर में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच रिएक्शन की शुरुआत हुई तो सेंटर में हीट एनर्जी बढ़ने लगी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस क्लाउड को और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट यानी छोटा कर दिया। एक्चुअली इस क्लाउड के पास ही एक डेड स्टार हुआ करता था। डेड स्टार उस स्टार को कहा जाता है जिसकी लाइफ कंप्लीट हो चुकी होती है और वो मरने वाला होता है। क्या आपने सुपरनोवा का नाम सुना है? सुपरनोवा उस डेड स्टार को कहा जाता है जो खत्म होने पर अपने अंदर की एनर्जी को ब्राइट लाइट के फॉर्म में बहुत ही फोर्स से बाहर फेंकता है। हमारे सोलर नेबुला क्लाउड के पास जो डेड स्टार था वो भी एक तरह का सुपरनोवा ही था। जब ये स्टार मरा तो इसमें से इमेंस एनर्जी रिलीज हुई, जिसने पास के सोलर नेबुला को पूरी तरह से हिट किया। ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि इसने सोलर नेबुला को एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी के शेप में ला दिया। वही नेबुला जिसे हम अब तक एक बॉल के शेप से कंपेयर कर रहे थे, वो अब एक सीडी के शेप का हो चुका था, जिसके सेंटर में गर्म और डेंस स्टार बन रहा था, जिसे सन कहा गया। नेबुला के सीडी के शेप में होने की वजह से इस क्लाउड में जो भी डस्ट पार्टिकल्स, रॉक्स और गैसेस थी वो इसके सेंटर यानी सन के आसपास घूमने लगी, क्योंकि उन पर सन की ग्रेविटी काम कर रही थी। और ये जो डस्ट पार्टिकल्स, रॉक्स और गैसेस सन का चक्कर लगा रही थी, उन्हीं से प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। आप ये बात तो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी चीजें अक्सर हल्की चीजों से नीचे रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पानी में एक पत्थर और लकड़ी का टुकड़ा साथ में फेंकेंगे तो पत्थर नीचे चला जाएगा और लकड़ी तैरती रहेगी। इसी तरह अगर आप हवा में कबूतर का एक पंख और एक बॉल उछालेंगे तो बॉल जल्दी से जमीन पर गिर जाएगी, लेकिन पंख हवा में उड़ता रहेगा। इसका रीजन ये है कि अर्थ की ग्रेविटी भारी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। जो चीज जितनी भारी होगी अर्थ उसे उतनी ही तेजी से अपनी तरफ खींचेगी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अब अगर हम सन को सोलर सिस्टम का सेंटर मान लेते हैं, जिसकी ग्रेविटी अर्थ से करीब 28 गुना ज्यादा है, तो जो हैवी पार्टिकल्स थे वो सन के ज्यादा पास रिवॉल्व करते थे, क्योंकि सन की ग्रेविटी उन्हें ज्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचती थी। वहीं जो हल्की गैसेस थीं वो सन से थोड़ी दूर चक्कर लगाती थीं, क्योंकि सन की ग्रेविटी उन्हें उतनी फोर्स के साथ नहीं खींच पाती थी। करोड़ों सालों तक ये पार्टिकल्स आपस में मिलकर इकट्ठा होते रहे, जिसकी वजह से ये एस्ट्रॉइड्स यानी उल्कापिंड बन गए और फिर धीरे धीरे यही एस्ट्रॉइड्स एक दूसरे से टकराकर प्लैनेट्स बन गए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सन के करीब जो 4 प्लैनेट यानी ग्रह होते हैं, हम अभी सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं, यानी मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये चारों प्लैनेट एस्ट्रॉइड्स और डस्ट पार्टिकल्स के कोलिजन यानी टकराव से बने हैं। इसके अलावा जो बाकी प्लैनेट्स हैं जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ये प्लैनेट्स गैसेस से बने हुए हैं। हमने अभी अभी इस बारे में आपको बताया कि गैसेस वजन में हल्की होने की वजह से सन से दूर चक्कर लगाती हैं, और इन गैसेस के आपस में मिलने से ही जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस जैसे प्लैनेट्स फॉर्म हुए थे। लेकिन इन सभी प्लैनेट्स में हमें सिर्फ अर्थ के फॉर्मेशन पर फोकस करना है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि बस बन तो गई अर्थ, इसके बाद वहाँ पेड़ पौधे उग गए होंगे और क्या, लेकिन जितनी आसानी से आज हम ये सोच पा रहे हैं, ये सब उतना आसान था नहीं, क्योंकि एस्ट्रॉइड के कोलिजन से जो अर्थ बनी थी वो इतनी ज्यादा गर्म थी कि पूरे प्लेनेट पर सिर्फ और सिर्फ उबलता हुआ लावा था।
इसके अलावा कुछ नहीं। उस टाइम अर्थ के टेम्परेचर की बात की जाए तो वो करीब 2000 डिग्री सेल्सियस था। जब आपको बुखार आता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर करीब 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और अगर ये 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो उसे डेंजरस माना जाता है। इसके अलावा पानी जिस टेम्परेचर पर बॉयल होने लगता है वो भी सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ऐसे में आप इसे 2000 डिग्री सेल्सियस से कंपेयर करके देखिए कि वो टेम्परेचर कितना ज्यादा होगा। तब ना तो यहाँ पेड़ थे, न पानी, न जानवर, न ऑक्सीजन। अगर कुछ था तो बस हर जगह उबलती हुई धरती। इस एपिसोड में हमने ये जाना कि हमारा सोलर सिस्टम, हमारी अर्थ और बाकी प्लैनेट्स किस तरह से बने। हमने इस बात को भी समझा कि अर्थ पर शुरुआत में लाइफ पॉसिबल नहीं थी, लेकिन आज के समय में हम अर्थ पर ही तो जिंदा हैं। इसका मतलब कि इन करोड़ों सालों में अर्थ पर काफी कुछ हुआ होगा, जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हो पाई। तो हमारा अगला एपिसोड इसी के बारे में होने वाला है। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि करोड़ों सालों में अर्थ पर क्या क्या चेंजेस आए और अर्थ पर सबसे पहले जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई।